आज का जो सेशन होने वाला है वो काफी इंटरेस्टेड होने वाला है और आपको काफी नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम सभी को पता है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट जानेंगे, कुछ नया जानेंगे और साथ में लास्ट में हम अपने जो प्लान है उसको भी क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मनी। कि जो पैसे का आज के टाइम में हर किसी को पता है कि दुनिया आज के टाइम में जो मनी है वो कितना जरूरी हो गया आज के लाइफ में। ठीक है, एक चीज है कि आज के टाइम में अगर हमें कोई भी चीज पसंद आती है या कुछ भी हमें खरीदना होता है या लाइक कुछ भी ले ले, तो हम इजिली उसे बाय कर लेते हैं। ठीक है, या तो हम ऑनलाइन पेमेंट सेंड करके या हम ऑफलाइन भी एक दूसरे से लेन देन इजिली कर लेते हैं। बट अगर मैं एक चीज कहूँ कि आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में तो हम पैसे से लेन देन कर लेते हैं, लेकिन जब बात करें थोड़े पुराने टाइम की कि 1000 2000 साल 500 साल पहले ये चीज किस तरीके से होती होगी, किस तरीके से लोग अपना जो लेन देन है वो करते होगी, किस तरीके से लोग एक जो आज के टाइम में तो हम मनी से चीज बाय कर लेते हैं, उस टाइम में लोग कैसे करते हुए, क्योंकि उस टाइम में तो ना तो डिजिटली पैसा का कोई फीचर हमारे पास था, ना ही फिजिकली जैसे कि आज हम पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं, उस टाइम में ये चीज नहीं होती थी। तो आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि ये चीज कैसे इनवाइट हुई और टाइम टू टाइम कैसे ये चेंज होती आई और किस तरीके से हमें ये टाइम के साथ बेनिफिट्स देती रही। तो आज के टाइम में जैसे मैंने बताया कि आज के टाइम में तो हम लेन देन ऑनलाइन या ऑफलाइन कर लेते हैं। बट पुराने टाइम में की जो बात करें तो उस टाइम में जो लेन देन होता था वो होता था वाटर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, वाटर सिस्टम के थ्रू होता था, कमोडिटी मनी के थ्रू होता था। अब वाटर सिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता था, तो अगर हम एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें तो जैसे मेरे को दूध चाहिए, ठीक है, सामने वाले के पास गेहूं है और सामने वाला क्या करता था, मुझसे मुझे अपनी गेहूं दे देता था और एक दूसरे से वो चीजों को एक्सचेंज कर लेता था। इस तरीके से उस टाइम में लेन देन होता था, क्योंकि उस टाइम में पेपर करेंसी या ऑनलाइन का कोई भी फीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं था। उस टाइम में इस तरीके से हम चीजों को एक्सचेंज कर लेते थे। बट इसमें एक चीज रहता था कि अगर मान के चले मेरे को राइस चाहिए, ठीक है, सामने वाले के पास क्लोथ्स है बट सामने वाले को राइस चाहिए ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको इस चीज की जरूरत हो। तो इस चीज में सामने वाले के टाइम उस समय क्या लोगों को लेन देन करने में ना काफी दिक्कतें आनी स्टार्ट होगी। क्योंकि एक्सचेंज के लिए चीजें उस टाइम ये लोग क्या करते थे, वस्तु से अपना जो लेन देन है वो करते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू क्या रहता था कि अगर मान ले मेरे को ये चीज एक्सचेंज करनी है सामने वाले के साथ, लेकिन सामने वाले को ये चीज चाहिए नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको इसकी जरूरत हो। ठीक है, तो इसी इशू के करते समय ये धीरे धीरे करके ये चीज बंद हो गई। इसमें एक चीज और रहती है गुड वर्सेस गुड, कि लोग क्या करते थे कि जब भी मान ले कोई चीज उन्हें चाहिए थी या बाय करनी थी तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते। इस तरीके से उस टाइम में लोग अपना लेन देन का जरिया या बिजनेस में जो लेन देन का जरिया था उस तरीके से वो लोग करते थे। अगर नेक्स्ट चैप्टर पर चले, उसके बाद थोड़ा टाइम एडवांस हुआ, चीजें बदली और जो पैसे का लेन देन हुआ वो मेटेलिक मनी, सिक्के के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं एक चीज बताऊं, दुनिया का जो पहला सिक्का था ना वो 600 बीसी में स्टार्ट हुआ था। जो इन्वेंशन हुआ था पहले कॉइन का, जो कॉइन स्टार्ट हुआ था वो 600 बीसी में स्टार्ट हुआ था। और लोगों ने क्या कहा कि इसकी एक अलग में इस कॉइन की जो इस सिक्का होगा, चाहे वो सोने का हो चाहे वो मेटल का कॉइन हो, इसकी अलग एक पहचान होगी, इसकी अपने आप में एक वैल्यू होगी। हर लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करा कि कॉइन्स के थ्रू अब से हम अपनी चीजों का लेन देन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें भी एक इशू रहता था कि लोगों की इसमें भी एक कंप्लेंट थी कि अगर मान ले हमें कोई बड़ी अमाउंट में चीज बाय करनी है, हमें कोई बहुत बड़ी अमाउंट में कोई चीज बाय करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉइन्स का उन्हें कॉइन्स काफी मात्रा में देने पड़ेगा, जिसमें क्या होता था कि गिनने में भी उसमें बहुत टाइम लगता था
और मान लिया आपको एक शहर से दूसरी शहर अपनी कॉइन्स को लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे काफी बड़ी मात्रा में स्टोर करना पड़ेगा। और आप एक शहर से दूसरे शहर लेके जाएंगे तो उसके बीच चोरी का भी डर रहता था। तो लोगों को इसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आती थी अपने लेन देन को एक दूसरे से एक्सचेंज करने में, अपने जो पैसा है उसका थरिये जरिए जो चीजें होती थी उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसके बाद जो इन्वेंशन हुआ, इसके बाद जो चीज स्टार्ट हुई वो हुई पेपर करेंसी। पेपर करेंसी आज के टाइम में भी चलती है, बहुत अच्छे से हमें इस चीज का पता है कि इसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से ये हमारे काम आती है। हर किसी इंसान को आज इसकी कदर पता है, ये पेपर करेंसी की क्या चीज है। लेकिन पेपर करेंसी आने के बाद लोगों को बेनिफिट्स क्या हुए कि पेपर करेंसी को मैनिपुलेट करने के लिए बैंक्स आ गए। बैंक्स आए तो आपको पता है कि हर एक कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, हर एक कंट्री अपने हिसाब से हर एक पैसे की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। हर एक पैसे की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है हर कंट्री के हिसाब से। और वहाँ की जो भी पैसे का जो कंट्रोल रहता है वो वहाँ की सरकार के अंदर रहता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई का जो पूरा कंट्रोल रहता है मनी के ऊपर, वो डिसाइड करते हैं कि किस पैसे की क्या वैल्यू होगी, कितने का नोट चलेगा, और जो भी सारा कंट्रोल सारा रिकॉर्ड रहेगा वो बैंक्स के थ्रू और सरकार के थ्रू होने लगा। उसके बाद चीजें काफी एडवांस हो गई, हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने लगे। चीजों के साथ हमारा जो लेन देन हुआ वो काफी इजी होता गया, और इस चीज के साथ हम अवेयर होते गए। इसके साथ हम अवेयर होते गए। पेपर करेंसी के बाद एक चीज का और इन्वेंशन हुआ कि आपको पता है कि जो पैसा होता था, जो पेपर करेंसी होती थी, वो मान ले किसी सर वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर, कंटिन्यू करें। कि जो हमारे पास मनी जो स्टोर होता था, अब जो पेपर करेंसी है या तो हम उसे अपने घर में रखेंगे या बैंक्स के अंदर रखेंगे, दो ही जगह हम उन्हें स्टोर करेंगे। अब घर में तो इतना पैसा हम रख नहीं सकते क्योंकि चोरी का डर बना रहता है। अब बैंक्स का सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ कि बैंक्स सामने वाले पर्सन को काफी सारी सर्विस प्रोवाइड कराने लगा, एक इजी तरीके से उनका जो मनी का रिकॉर्ड वो अपने पास रखने लगा। इसके बाद एक एडवांस चीज का टाइम आया, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी किसे कह सकते हैं कि जैसे एटीएम कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, इसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं और आज के टाइम में भी हम इसका यूज करते हैं, और इस चीज का यूज आसानी से हम लेन देन में कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज रहती है कि एटीएम कार्ड है, जैसे एटीएम कार्ड के अंदर कुछ लिमिट्स होती है कि आप एक दिन के अंदर 30 या 40 हजार से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं करते। वो हर बैंक के थ्रू उनकी जो कंडीशन होती है वो होती है। तो इसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स के बाद एक चीज आई जिससे हमारा लेन देन जो हुआ वो काफी इजी हो गया। हम घर बैठे बैठे इस हमारा जो पैसे का लेन देन हुआ वो करना स्टार्ट हो गया, हमें किसी सामने वाले पर्सन के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो हमारे लेन देन की जो टाइमिंग रही और कहते कि जो सिक्योरिटी रही वो काफी सिस्टम के साथ हमें मिलने लगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक मनी का जो टाइम आया, इलेक्ट्रिक मनी जैसे कैसे कि हम गूगल पे हो गए, फोन पे हो गए, पेटीएम्स हो गए, इनका यूज करने लगे। और जब इनका यूज करने लगे तो आज के टाइम में आपको पता है कि ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन का जो जरिया है वो काफी हद तक बढ़ चुका है ना। तो इस तरीके से जो हमारा जो लेन देन हुआ वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया और एडवांस होता गया। एडवांस क्यों कहूंगा, क्योंकि जब भी कोई भी चीज आती है, आपको पता है कि आज के टाइम में 5G लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 4G चल रहा है। तो कभी भी ना ऐसा नहीं हुआ कि 4G आया, 4G से पहले 3G को इन्वेंट कर दिया गया हो, 3G चलने लगा हो, या 3G पहले आ गया हो, 4G को बाद में ला रहे हैं लोग। हमेशा एडवांस चीजें हुई है और लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी करा है टाइम के साथ। तो इस चीज से देखिए कि हमारा जो लेन देन है आज के टाइम में वो काफी बदल चुका है और काफी इजी भी हो चुका है, और काफी सारी सर्विस हमें मिलने लगी है आज के टाइम में। आज के टाइम में किसी भी इंसान को अगर एक शहर से दूसरे शहर भी पेमेंट भी भेजनी है तो उसे जरूरत नहीं है सामने वाले पास पर्सन के पास जाने की या सामने वाले से मिलने की। आज वो एक सेकंड के अंदर पेमेंट सामने वाले को भेज सकता है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। अब जो रेवोल्यूशन स्टार्ट है, अब अगर जब की बात करें, इस टाइम की बात करें या फ्यूचर की थोड़ी बात करें, तो
अब जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, तो एक एडवांस करेंसी हमारे सामने आई, एक क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी को एडवांस करेंसी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में हम यूज क्या कर रहे हैं, पेपर करेंसी कर रहे हैं, या हर कंट्री के हिसाब से वो अपना मनी यूज कर रहे हैं। तो उस मनी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? आरबीआई का होता है, या उस गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, जो भी उस कंट्री की है। इसमें क्या रहता है कि अगर वो सरकार चाहे कि हम ये पैसे को बंद करेंगे, इसकी जगह अगर हम नया नोट लेके आएंगे, तो आपको वो रूल्स मानने पड़ेंगे। वो रूल्स डिसाइड करेंगे कि इस पैसे की वैल्यू क्या होगी, इस मनी की वैल्यू क्या होगी, किस क्वांटिटी में ये छपेगा, किस क्वांटिटी में ये सामने वाले पर्सन जाएगा, टैक्स, जीएसटी, ऐसे बहुत सारी चीज वो रूल्स देती है, और सामने वाले पर्सन को ये फॉलो करना पड़ता है। लेकिन डिजिटल करेंसी में हमें ऐसा कोई रूल्स फॉलो नहीं करना। एक एडवांस करेंसी हम इसे कह सकते हैं। एक एडवांस करेंसी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस करेंसी को, ये जो करेंसी है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। थोड़ा सा ब्लॉकचेन को जान लेते हैं। ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन एक तरह का डाटाबेस होता है, एक तरह का वही खाता होता है, जिसपे अगर किसी सिस्टम को एक बार डाल दिया जाए तो उसे कभी बदला नहीं जा सकता, हैक नहीं करा जा सकता, चेंज नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा सेव होता है वो ब्लॉक्स के अंदर सेव होता है। जैसे कि ट्रेन होती है, ट्रेन में एक डब्बा भर जाता है तो उसके साथ दूसरे डब्बे को अटैच कर दिया जाता है, वो भर जाता है तो उसके साथ एक और बॉक्स को अटैच कर दिया जाता है। सेम ऐसे जब ब्लॉकचेन पे किसी सिस्टम को डाला जाता है या किसी भी प्रोजेक्ट को डाला जाता है, तो वो एक ब्लॉक के अंदर सेव होता है। ऐसे ही हर एक ब्लॉक के बाद ऐसे लाखों करोड़ों ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक कंप्यूटर के अंदर, लाखों कंप्यूटर्स के अंदर इसकी हर एक चीज शो होती है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई पर्सन इसके साथ छेड़खानी भी करेगा तो वो इजिली पकड़ा जाएगा। ठीक है? तो ब्लॉकचेन के ऊपर हर एक चीज का रिकॉर्ड दर्ज होता है, और इसे आसानी से इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए हम इसे सिक्योर करेंसी भी मान सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का कहते हैं कि यूज सिर्फ करेंसी के लेन देन में नहीं होता। आने वाले टाइम में एजुकेशन, हेल्थ केयर और डाटा मैनेजमेंट के अंदर भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, और ये बहुत बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं। और जब लोग इसको टाइम के साथ जानने भी लगेंगे, और आज के टाइम में तो बहुत सारे लोग इसको जानने भी लगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो सरकार इसकी पावर को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। सरकार समझ चुकी है कि ये बहुत जो डिजिटल करेंसी का जो लेन देन है वो काफी बड़े लेवल तक हो चुका है, क्योंकि सरकार खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है। उसका जो पायलट मोड लॉन्च है वो तो 1 नवंबर को कर भी दिया था, दिल्ली एंड मुंबई जैसे बड़े शहरों में। और उसका भी जो लेन देन है वो ब्लॉकचेन के थ्रू है। तो इस तरीके से जो हमारा जो सारा लेन देन है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। वाटर सिस्टम से हम कॉइन्स पे आए, कॉइन से पेपर्स पे आए, इलेक्ट्रिक मनी आया, प्लास्टिक मनी आया, एंड आज का टाइम जो रेवोल्यूशन है वो क्रिप्टो करेंसी का है। अब रेवोल्यूशन की बात करें कि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हमारी लाइफ में आए हैं जो हमने आज तक मिस करे हैं। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो उसके अंदर जो हमारी अर्निंग होती है वो अर्निंग भी हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती है, एक डाई स्टेबल कॉइन के अंदर होती है। अब स्टेबल कॉइन है तो उसका जो उतार चढ़ाव होता है वो ज्यादा नहीं होता। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है काफी पर्सन का, कि जब इसे कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर रही, जब इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू कैसे फिक्स होती है किसी भी कॉइन की? अगर क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल ले ले, तो आपके पास एक जमीन है, या मान ले कोई भी जमीन है। अगर उस जमीन को खरीदने के लिए 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज की क्या होगी? डिमांड होगी उस टाइम। ठीक है? तो उस चीज की डिमांड होगी तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। और आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रही है। लोग इस चीज को लेके अवेयर हो रहे हैं, और फॉरेन्स के अंदर तो काफी बड़े लेवल्स पे भी इसके ऊपर वर्क होता है। लोग ट्रेडिंग के रूप में एंड बहुत सारे सिस्टम के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर रहे हैं। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि आने वाले टाइम में, बता भलाई अभी लोगों को इस चीज के बारे में ना पता हो, लोग इस चीज को लेके ना क्लियर हो, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, हर किसी पर्सन को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? अब थोड़ा सा बात कर लेते कि मेटाफोर्स, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से हमें यहाँ पे अर्निंग होती है, और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी, जैसे अभी हमने रेवोल्यूशन को समझा कि किस तरीके से हमारा जो मनी है वो चेंज होता है। तो मेटाफोर्स मैंने बताया कि प्रॉपर एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है,
ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी सिस्टम जो काम करता है वो 100% डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे, सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम में होता क्या है? एक सेंट्रलाइज सिस्टम में एक कंपनी होती है, एक ओनर होता है, एक बॉस होता है, एक मालिक होता है, जिसका खुद का ऑफिस होता है, खुद का बैंक अकाउंट होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले ले छोटा सा, तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम वर्क करते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे वर्क करते हैं, तो हमारी जो हम डेली का जो वो वर्क करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, उसका जो भी टीम मिलके जो वर्क करती है, उसका जो भी पैसा होता है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? कंपनी के अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अब वो बॉस क्या करता है, लास्ट मंथ का जब क्लोजिंग का जो टाइम आता है, तो सभी पर्सन में वो पेमेंट को बांट देता है अपने हिसाब से, कि उसके उसके पास अपने सारे राइट्स होते हैं। बॉस आपको उसके हाथ में सारे कंट्रोल्स है कि वो आपको कितनी सैलरी देगा, या आपको रखेगा या नहीं रखेगा। सेम इसी तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जब से डिसेंट्रलाइज सिस्टम आना स्टार्ट हुआ है, लोग इस चीज को समझने लगे हैं टाइम के साथ, और इससे एक बहुत बड़ा एडवांस कहते कि चीज जो लोगों को मिली है। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा ये चीज, कि एक डिसेंट्रलाइज में ना तो कोई कंपनी होती है, ना कोई एक पर्सन इसका मालिक होता है, ना ही इसका कोई ऑफिस होता है, ना ही यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट्स, कोई एडमिन या कोई मंथ की क्लोजिंग देखने को नहीं हमें यहाँ पे मिलती। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, आपको यहाँ पे जैसे शो हो रहा होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे एक बीच में एक पर्सन है जो कि मालिक है कंपनी का। अब इस ये डिसाइड करेगा कि किस पर्सन को रखना है, किस पर्सन को कितनी इनकम देनी है, क्या टाइमिंग होगी, सारे कंट्रोल इसके हाथ में होगी। और कब पेमेंट देनी है, कब पेमेंट रोकनी है, सारे कंट्रोल्स का था। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप देखेंगे कि बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है, ये थर्ड पार्टी को एकदम खत्म करता है। यहाँ पे पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, उसका पैसा या तो हमारे पास, हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, किसी कंपनी के पास इकट्ठा नहीं हो रहा होता, किसी कंपनी के ऑफिस में या किसी बैंक में इकट्ठा नहीं हो रहा होता, हमारा पैसा कहीं पे जमा नहीं हो रहा होता। पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है, हर कोई पर्सन हर एक ट्रांजेक्शन को देख रहा होता है और देख सकता है। और ये नहीं है कि आज चेक करे कल वो डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो आने वाले टाइम में कभी भी उस ट्रांजेक्शन को, पुरानी ट्रांजेक्शन को भी चेक कर सकता है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के, कि इसे ना एक मानव कंट्रोल नहीं कर रहा होता, कोई एक पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इसके अंदर जो भी पर्सन काम करता है उनके पास अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। पॉलिसी को बदला नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि एक कारण ये भी होता है कि लोग सिस्टम के साथ जुड़ते हैं और कामयाब नहीं हो पाते सेंट्रलाइज के अंदर। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जब वो सिस्टम के अंदर जुड़ते हैं, जब उसके अंदर वर्क करते हैं, तो कंपनी कुछ होती है और 6 महीने बाद वो कुछ बन जाती है। उसकी पॉलिसी उसके अंदर कहते हैं कि नए ऑफर्स कंपनी लाती रहती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक बार जो भी सिस्टम बना दिया गया, जो भी प्लान बना दिया गया, उसे कभी बदला नहीं जा सकता, उसे कभी खत्म नहीं करा जा सकता। तो जो सिस्टम आज है, जो सिस्टम कल था, वही सिस्टम रहेगा और वो कभी भी चेंज नहीं होगा। 100% पारदर्शिता। अब पारदर्शिता क्या है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में आप कभी भी ऊपर वाले की या अपने नीचे वाले के किसी की भी आप पेमेंट टीम कभी चेक नहीं कर सकते अपने फोन के अंदर, कभी उसका पूरा डाटा चेक नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप अपना खुद का चेक नहीं कर सकते कि कितना रिकॉर्ड आया है पिछले मंथ का। बाकी बहुत कम चीजें आप वहां पे चेक कर सकते, लेकिन 100% पारदर्शिता यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड दर्ज होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। अपनी आप हर एक एड्रेस के थ्रू हर एक चीज को आप ट्रांसपेरेंट रूप से चेक कर सकते हैं। तुरंत आपका जो लेन देन हो जाता है P2P के जरिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कल परसों या हफ्ते बाद या मंथली बाद हमें इनकम रिसीव होती है। जैसे ही हम काम करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड के अंदर हमारे वॉलेट के अंदर जो हमारी इनकम होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा सिस्टम रन कर रहा है। और एक चीज और बता देते कि ब्लॉकचेन कोई नई चीज नहीं है। ये आज 1 साल या 2 साल से काम नहीं कर रही है। 1992 में बननी स्टार्ट हुई थी और बिटकॉइन के साथ इसको मान्यता मिली थी। तो ये टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। और फ्यूचर में, जैसे मैंने अभी बताया था पिछले कुछ टाइम पहले, कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो और भी चीजों में यूज होगी। तो थोड़ा सा बात कर लेते कि जो हमारी अर्निंग होती है, जैसे मैंने बताया था डाइस टेबल इनके अंदर हमारी अर्निंग होती है। और उसे रखने के लिए हम एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के टोकन पॉकेट के अंदर हमारी अर्निंग शो होती है।
अब उस क्रिप्टो का हम विड्रॉ कैसे ले सकते हैं? तो जैसे कि बाइनेंस या वजीरेक्स, ऐसे बहुत सारे हमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां से हम इजिली किसी भी क्रिप्टो करेंसी का विड्रॉ हमारी कंट्री के पैसे के हिसाब से इजिली ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा मैट्रिक क्लासिक प्रोजेक्ट के ऊपर कि यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे हमें इनकम रिसीव होती है। तो फोर्स मेटा फोर्स जो है वो प्रॉपरली एक मार्केटिंग क्लासिक प्रोजेक्ट है जो कि S3 और S6 के स्लॉट्स पे काम करता है। अब S3 क्या होता है? S3 तीन जो स्लॉट होता है वो 3 पर्सनों से मिलकर रिसाइकल होता है, और S6 6 पर्सनों से मिलकर रिसाइकल होता है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप सबसे पहले हम S6 को समझेंगे। इस चीज को समझना जरूरी है कि जैसे अब यू है, आप एग्जाम्पल लीजिए कि यू की जगह पे आप है, तो S6 के अंदर हमें 6 पोजीशन मिलती है पर्सन की। तो जैसे पहले 2 पर्सन हमारे नीचे शिफ्ट होते हैं, हमारे डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं, या वो हमारे डायरेक्ट हो जाए, या वो ऑफलाइन की वर्किंग से आ जाए, या हमारी क्रॉस लाइन की वर्किंग से आ जाए, डजंट नो मैटर। कि जैसे ही हमारे 2 पोजीशन पे कोई भी पहला दूसरा पर्सन आता है, उसकी पेमेंट हमारे टीम में या हमारे अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और तीसरे चौथे पांचवें पर्सन की 100% इनकम हमें हैंड टू हैंड रिसीव हो जाती है। और जैसे ही हमारा छठा पर्सन हमारे स्लॉट में आके बैठता है, हमारा पहला स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है। S3 भी सेम इसी तरीके से काम करता है, बट S3 क्या है? S3 प्रॉपर वर्किंग प्लान है। S3 में जैसे कि पहला जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, आपके रेफर लिंक से स्टार्ट करता है, उसकी 100% पेमेंट आपको रिसीव होती है। सेकंड पर्सन की भी 100% पेमेंट आपको रिसीव होती है, और जैसे ही थर्ड पर्सन आपके साथ आता है तो आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, ये रीस्टार्ट हो जाता है फिर से। तो फोर्स इज ए ग्लोबली क्रिप्टो इकोसिस्टम है जिसमें हम यूजर टू यूजर पेमेंट इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आसानी से अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में हम अपनी पेमेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मार्केटिंग क्लासिक प्रोजेक्ट सेम, यहाँ पे हमें 12 स्लॉट देखने को मिलती है, जिसमें से कि हमारे 8 स्लॉट S6 के है और 4 स्लॉट S3 के है। अब ज्यादा स्लॉट S6 के क्यों है? ज्यादा स्लॉट इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्किंग हमारी टीम में मिल सके, ठीक है। तो आप इन्हें चाहे तो आप कितने भी स्लॉट लेके अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि सिस्टम आपको फोर्स नहीं करता कि आपको 12 के 12 लेके स्टार्ट करने हैं या 5 लेके। आपकी मर्जी है, आपको आपको कितना चाहिए इस सिस्टम से, आप कितना कमाना चाहते हो। आपकी जो सोच है वो हजारों की है या लाखों की है। आप जितने बड़े से स्लॉट से स्टार्ट करते हो, उतनी बड़ी इनकम आपको सिस्टम देता है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़े फ्यूचर की बात करें, तो जैसे कि आपको पता है कि टाइम के साथ चीजें एडवांस होगी, टाइम के साथ चीजें बदलेगी, और बहुत सारी नई चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो मेटाफोर्स ऐसी हमें और क्या चीज प्रोवाइड करता है कि हमें अपना यहाँ पे फ्यूचर हम लगा सकते हैं। तो मेटाफोर्स के अंदर सिर्फ हमें स्लॉट के थ्रू वर्किंग नहीं मिलेगी या इनकम हम नहीं कमाएंगे, यहाँ पे हमें फोर्स कॉइन, ठीक है, क्लासिक बूस्ट प्रोग्राम हो गए, ऐसे बिग प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और NFT जैसे बड़े प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और NFT तो हमारा लॉन्च भी हो चुका है सिस्टम के अंदर। तो इसकी यूएसबी की बात कर लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो हर एक पर्सन के लिए यूजफुल है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सिस्टम है वो इंस्टेंट पे आउट हमें देता है। हमें अपने पे आउट के लिए हमें अपने पे आउट के लिए यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता। वीक का मंथली का कोई क्लोजिंग नहीं यहाँ पे होती। इंस्टेंट हमें हाथों हाथ हमारा जो पे आउट होता है वो हमारे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। नो प्रोडक्ट बाय नो सेल, यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना या बेचना नहीं है। यहाँ पे हमें कोई सेलिंग का काम नहीं करना। हमें क्या करना है, वैसे सिस्टम को सीखना है और सिखाने का सारा प्रोसेस रहता है। पे आउट फॉर अपलाइन, क्रॉस लाइन, सेल्फ एंड डाउनलाइन। तो हमें यहाँ पे जो इनकम मिलती है ना, कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, उसका तो हमें पैसा मिलता ही मिलता है। साथ में जो हमारे अपलाइन है, हमारे अपलाइन की जो टीम होती है उसे क्रॉस लाइन कहते हैं, और सेल्फ से एंड हमारी जो डाउनलाइन होती है, हम हमारे थ्रू बनाई हुई जो टीम होती है, उसकी इनकम से भी उसकी वर्किंग से भी हमें एक इनकम मिलती है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क, ये नेटवर्क जो ये पूरा जो सिस्टम है, हमें यहाँ पे पॉइंट्स पे पैसा नहीं मिलता कि आपने 100% अपनी मेहनत करी है, 100% अपनी मेहनत आपने यहाँ पे दिखाई तो कंपनी या पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे परसेंटेज बांटेगा। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। 100% काम करे, 100% अपनी मेहनत दिखाए, और 100% आपको यहाँ से मिलता है। 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, यहाँ पे कुछ भी छिपाया नहीं जाता।
पूरा सिस्टम क्रिस्टल की तरह क्लियर है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। आपके पास हर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है आज के टाइम में, हर कोई पर्सन आज के टाइम में फोन्स लैपटॉप इंटरनेट यूज कर रहा है। आपने जी अगर 15 से 20 हजार का फोन ले रखा है तो वो क्यों ले रखा है, उसका यूज करें, आप गूगल पे स्टडी करें, यूट्यूब पे स्टडी करें, आप सिस्टम को देखें, या आप मेटाफोर्स के साइट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी हर एक चीज बड़ी सरल भाषा में क्लियर करी गई है। नो टाइप्स ऑफ इनकम, यहाँ पे हमें किसी पीवी वीवी या पॉइंट पॉइंट वैल्यू मैच नहीं करनी होती, कोई पॉइंट के ऊपर हमारा सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि कोई लेग मैचिंग करनी है कि दो बंदे इधर लगा दिए तो वो इधर लगाओ, एक लेग ये चलाओ तो एक लेग वो चलाओ। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। जो पेमेंट आपको आनी होती है सिस्टम के थ्रू, स्लॉट के थ्रू, वो आपको हैंड टू हैंड रिसीव हो जाती है। 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई एक इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, पूरा जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क कर रहा है। तो जैसे कि दोस्त मैंने बताया कि ये पूरा जो सिस्टम है वो सिर्फ रेफर प्लस अर्न का है, सलाह की सीखने और सिखाने का बिजनेस है ये पूरा जो है। कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे नॉलेज लेनी है अच्छे से, पूरे सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, पहले खुद सीखना है फिर किसी को सिखाना है, और इस सीखने सिखाने के प्रोसेस में आप यहाँ पे लाखों कमा जाते हो, आपको पता नहीं लगता कब। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो अच्छी इनकम नहीं चाहता? आज के टाइम में ऐसा कौन होगा जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता? हमारे हमारे जो कांटेक्ट में फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, आज के टाइम में हर कोई पर्सन एक एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, जो जरूरतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो हमारा इनकम सोर्स है वो आज के टाइम से बहुत कम है। तो ये सिस्टम के साथ, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, ये आपकी कोई मैटर नहीं करता, हर एक पर्सन यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम देके बहुत अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको ये सिस्टम आई होप कि समझ आया होगा, और काफी कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी।